तो आज से हम चालू कर रहे हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के बारे में। आरपीएससी की जो भी भर्तियाँ हो रही हैं उनमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन पूछा जा रहा है और उस पोर्शन में क्या-क्या चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को हमें देखना है। दिक्कत ये हो गई है कि आजकल बच्चे स्पून फीडिंग का शिकार हो गए हैं कि जो कोचिंग्स हैं बहुत सारी अपने हिसाब से बुकलेट निकाल रहे हैं, उन बुकलेटों से करंट अफेयर 80% तक आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं आ रही है। उनमें रीज़न है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। स्टूडेंट ने न्यूज़पेपर को पढ़ना ही छोड़ दिया है, जिससे एक प्रॉपर चीज़ें और प्रॉपर चीज़ें याद करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग आगे हम देखते हैं कि क्या-क्या है। आज की खबर देखते हैं। पहली खबर है आज की कि दीनदयाल उपाध्याय जयंती, तो 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ था, मथुरा में इनका जन्म हुआ था। ये है पहली खबर, देख लेते हैं। और नेक्स्ट है कि खंडपीठ के फैसले पर रोक लगा दिया। खंडपीठ जो हाई कोर्ट का फैसला है, तो उस पे एसआई भर्ती 2021, तो इसका पहला डिसीजन आया था, सिंगल बेंच का डिसीजन आया था कि एसआई भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद में अपील की गई डिविजनल बेंच में, डिवीज़न बेंच में, तो डिवीज़न बेंच में अपील की गई। तो उसके बाद में अपील का क्या था कि एसआई भर्ती की जो ट्रेनिंग है उसको यथावत रखेंगे। आगे का प्रोसीजर देखते हैं। फिर इसको हाई कोर्ट लेके गए। अभी 24 सितंबर की बात है। 24 सितंबर को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट 3 माह में अपीलों का निपटान करे। अब यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं अपील, अब हम पॉलिटी के पर्पज़ से देखते हैं कि यहाँ पे अपने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील का क्या-क्या प्रोसीजर है। इन चीज़ों को देखने के लिए अब हाई कोर्ट के लिए कहा गया, तो हाई कोर्ट का देखते हैं हाई कोर्ट में अपील का क्या प्रोविज़न है। हाई कोर्ट में अपीलेट जो अथॉरिटी है उसका कहीं पे प्रोविज़न एक ऐसे किसी आर्टिकल में नहीं दिया गया, लेकिन आर्टिकल वाइज़ बहुत सारे आर्टिकलों को मिला के इनमें 2 चीज़ें निकलती हैं कि एक तो सिविल केस में और एक क्रिमिनल केस में। सिविल केस में और क्रिमिनल केस में 2 तरीके से अपन अपील कर सकते हैं। तो पहला अगर हम देखते हैं सिविल केस में 2 तरीके से हो सकती है। पहली फर्स्ट अपील हो सकती है और सेकंड अपील हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट अपील में क्या होता है कि फर्स्ट अपील में 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो फैक्ट देखा जाता है और एक लॉ से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं। अगर कहीं पे फैक्ट रिलेटेड कोई भी मुद्दा आया है या फिर कोई भी मिस्टेक हुई है या फिर फैक्ट का वायलेशन हुआ है या फिर दूसरी चीज़ आती है कहीं पे लॉ का वायलेशन हुआ है, लॉ का उल्लंघन हुआ है, तो दोनों चीज़ों को देखते हैं, फैक्ट और लॉ को, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है सेकंड टाइम पे, सेकंड अपील में हाई कोर्ट में देखेंगे सिविल केस में, तो दूसरे में ओनली फैक्ट ओनली लॉ जाएगा कि कहीं पे कानून का उल्लंघन हुआ है, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये अपने ये सॉरी हाई कोर्ट के अपील से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। और आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन-कौन सी अपीलेट पावर हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स देखते हैं तो आर्टिकल 131 में तो इनके जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो दिया गया है, बट 131 में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, उसके बाद में 132 अपीलेट पावर दी गई है। अपीलेट पावर दी गई है 132, 133 एंड 134 में अपीलेट पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या और सारी चीज़ों इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चीज़ें हैं अपने पॉलिटी से रिलेटेड, तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, दूसरी आज की मेन खबर है कि मोदी जी बांसवाड़ा आ रहे हैं, ठीक है। मोदी जी बांसवाड़ा आ रहे हैं। बांसवाड़ा आने के पीछे क्या है कि बांसवाड़ा में आज परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे राजस्थान का सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एटॉमिक पावर संयंत्र है, ठीक है। पहला कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन बनता है पहला कौन सा है, पहला है हमारा रावतवाटा चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब रावतवाटा चित्तौड़गढ़ किसके सहयोग से बना, रावतवाटा चित्तौड़गढ़ बना था अपने कनाडा के सहयोग से बना था, कनाडा के सहयोग से बना था। इसका 1963 में आधारशिला रखी थी और पहली जो यूनिट स्टार्ट हुई थी वो 1973 में चालू हुई थी रावतवाटा की, ठीक है। ये चीज़ देख लेते हैं। अब ये खबर में देख लेते हैं और क्या क्या मोदी जी करने वाले हैं। आगे की है मोदी जी क्या क्या करने वाले हैं। 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी वर्चुअल ट्रेन है, पहली है बीकानेर से दिल्ली कैंट, बीकानेर टू दिल्ली कैंट। सेकंड है जोधपुर से दिल्ली कैंट और तीसरी है चंडीगढ़ उदयपुर सिटी से
चंडीगढ़ के लिए वंदे भारत ट्रेन का शिलान्यास करने। दूसरी ओर विभिन्न विभागों की योजनाओं का शिलान्यास करने मोदी जी भाषण लाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। थर्ड खबर है, तीसरी हम देख लेते हैं न्यूज़पेपर में क्या है कि ट्रेड डील अमेरिका से कई स्तरों पे बातचीत जारी है टैरिफ से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी तक हमारे ट्रंप साहब ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, 25% टैरिफ, 25% सरप्लस टैरिफ लगा दिया गया है। तो उससे रिलेटेड डील करने के लिए अभी वार्ताएं चल रही हैं, आगे की चीज़ें जो भी आएंगी तो आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फर्स्ट पेज की यही खबरें हैं, इनको देख के सेकंड का हम जाते हैं। सेकंड का अगर देखते हैं तो क्या खबर है, अब जैसे अक्टूबर से समय बदलेगा, ये कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। RSSI फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से रिलेटेड और इसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें एक खबर है RAS से रिलेटेड, RS मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है कि एक डेटा आया है, भारत में हर चौथी विवाहिता पति की हिंसा का शिकार है। ये है न्यूज लॉ से रिलेटेड। मेंस RAS मेंस के थर्ड पेपर में लॉ सब्जेक्ट है। ठीक है, लॉ सब्जेक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस नाम से एक चैप्टर है, उसके हिसाब से हम इस खबर को देख सकते हैं कि इस खबर में क्या है कि ये खबर बताता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बताया। इसमें क्या है कि एक डेटा है, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहीं ऐसे में लिख सकते हैं, किसी निबंध में लिख सकते हैं और लॉ में काम ले सकते हैं, कहीं पे ग्रुप डिस्कशन में काम ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा डेटा है कि राजस्थान में 26.3% महिलाएं अभी भी पीड़ित हैं। आज जहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और यहाँ पे नवरात्रा चल रहा है, यहाँ पे हमारे देश को यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला हमारा देश है, वहाँ पे अभी भी 26.3% महिलाएं अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। ठीक है, तो एक ये डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर है, बहुत अच्छी है कि लेह सुलगा पूर्ण राज्य के लिए युवाओं का हल्ला बोल, भाजपा दफ्तर फूका 4 की मौत। ठीक है, तो लेह लद्दाख कहाँ पे इसकी लोकेशन है? लेह लद्दाख हमारे उत्तर नॉर्थ भाग में है, भारत के नॉर्थ भाग में है और ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की लोकेशन है। इधर से वेस्ट साइड से पाकिस्तान है और ईस्ट साइड से चाइना इसे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की लोकेशन है। यहाँ पे डेजर्ट है, तो कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पे, लद्दाख डेजर्ट जिसको बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ये एक जोग्राफिकल लोकेशन होगी। अभी मुद्दा है कि लेह क्यों सुलग रहा है, लेह में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लेह के बारे में देखते हैं कि बहुत टाइम से हमारे एक सोनम वांगचुक हैं, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो इनका मुद्दा है कि हमारे लेह लद्दाख को एक अलग से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, पूर्ण राज्य इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल, हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड, उन चीज़ों को देखते हैं कि प्रदर्शनकारियों की 4 मांगे हैं। ठीक है, प्रदर्शनकारियों की 4 मांगे क्या क्या हैं? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से इसके पास एक रिप्रेजेंटेटिव पावर आएगी। ठीक है, यहाँ से एक हमारे लोकसभा और विधानसभाएं होंगी। ठीक है, पूर्ण राज्य के दर्जे से संविधान की 6ठी अनुसूची, सिक्स शेड्यूल ये अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया जाता है। कुछ कुछ स्टेट में दी गई हैं, कुछ पावर्स दी गई हैं, जिससे कि वहाँ पे एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, तो इसमें एक पावर एक खुद के पास में होती है, पूर्ण राज्य के पास में होती है। वो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनका खुद से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए 4 स्टेट में ये 6 शेड्यूल में डाले गए हैं। तो 4 स्टेट कौन से हैं? इनको हम अगर पॉलिटी की पर्पज से याद करते हैं तो हम याद करते हैं ATM, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय और M फॉर मिजोरम। ठीक है, तो अगर मेघालय और मिजोरम को देखते हैं तो इनमें अलग अलग इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है और यहाँ पे ये अपने जो रिसोर्सेज हैं इनका खुद का अधिकार होता है, इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरा है कि कारगिल लेह में लोकसभा सीटें हों, अलग अलग लोकसभा सीटें हों। तो यहाँ पे एक मुद्दा है, जब 2019 में 370 हटी थी 370 हटी थी, तब इनको जम्मू कश्मीर को और अलग से लेह लद्दाख को एक अलग अलग यूटी बना दिया गया था। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उपराज्यपाल बिठा दिए गए और इस लोकेशन को सेंटर ने खुद के हाथों में ले लिया, खुद का एक पावर सेंटर के हाथों में आ गई। वहाँ से कोई भी
ओनली एक जनप्रतिनिधि वहाँ से आता है और लोकसभा में बैठता है। तो अब यहाँ इनका ये है कि हमारे कारगिल और लेह में अलग-अलग लोकसभा सीटें हों, ठीक है। सरकारी जॉब में लोकल लोगों की भर्ती हो सरकारी जॉब में। तो ये इनके मुद्दे हैं, इन मुद्दों के लिए लेह लद्दाख में और मेन है 6 अनुसूची का, ये 6 अनुसूची में डालने पे अब जैसे मानते हैं कि जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, ट्राइब्स हैं, ट्राइब का जल, जंगल और ज़मीन, इन तीनों पे ट्राइब्स का अधिकार है, पुराने अधिकारों के हिसाब से। तो अब जैसे 4 स्टेट हैं, इनमें पूर्ण राज्य का दर्जा है, तो वहाँ पे पूरी पावर्स स्टेट के पास में है, सेंटर उनमें जब बात बिगड़ जाती है तब सेंटर का इन्वॉल्वमेंट होगा, नहीं तो स्टेट ही अपने रिसोर्स को एक्सप्लोर करेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो मुद्दा उठता है, एक शब्द बहुत दिनों से चर्चा है, जेनजी शब्द, ठीक है। इसको जैन जी ऐसे डिनोट किया जाता है, जो 1997 से 2012 तक जो भी जन्म हुए हैं, जो भी बच्चे जन्म हुए हैं, उनको जैन जी शब्द से डिनोट किया जाता है। जैन जी अभी फ़िलहाल में कुछ दिनों पहले नेपाल में जो आग लगी थी, आग भड़की थी, जहाँ से नेपाल की जो गवर्नमेंट थी ओली साहब की, वो वहाँ से गिरी थी, तो वो जैन जी का आंदोलन था। सेम जैन जी की आग अब इंडिया तक पहुँच चुकी है, यहाँ पे भी जैन जी ने ही सड़कों पे उतर के उनको देखा। अगर हम हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से देखें तो जैन जी का आगे कहीं पे 4th जो पेपर होता है आरएस का 4th पेपर, वहाँ पे एक सोशल मीडिया और एंड जैन जी, इस पे कोई भी ऐसे लिखने को आ सकता है। आगे कहीं पे कोई ग्रुप डिस्कशन में कोई इम्पोर्टेंस में पूछ सकते हैं इन चीज़ों को। तो जैन जी शब्द इम्पोर्टेंट है, इसके क्या-क्या महत्व हैं। आज सोशल मीडिया और जैन जी मिलके एक देश की सरकार को गिरा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। आज ये लोकतंत्र का ही प्रावधान है, लेकिन आगे देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो घटना है, एक अनोखी घटना है। इंदौर शहर को हम स्वच्छता के हिसाब से जाते हैं, स्वच्छता की श्रेणी में जो फर्स्ट नंबर पे आता है ऑल टाइम, करीब 7 साल से इंदौर शहर फर्स्ट रैंक बनाया हुआ है। लेकिन इंदौर शहर में क्या है, एक अनोखी घटना हुई है। क्या घटना हुई है कि देश का सबसे साफ शहर चूहों से हार गया है, ठीक है। यहाँ पे इंदौर एयरपोर्ट पे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को चूहे ने काट दिया है और रेबीज तक का इंजेक्शन नहीं मिला। तो एक अनोखी घटना है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट है, छोटे से कॉर्नर में लिखी लेकिन इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि अब कतर में यूपीआई शुरू हो गया है, ठीक है। कतर ने भी हमारे यूपीआई की फुल फॉर्म है पेमेंट इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो यूपीआई को किसने मान लिया है? कतर ने यूपीआई को शुरू कर दिया है, ठीक है। भारतीय पर्यटक अब कतर में भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। कतर ड्यूटी फ्री पहला मर्चेंट जहाँ पे सुविधा लाइव ली गई है। सामान खरीदने पर्यटकों को स्थानीय टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले कौन-कौन से देश, अब यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2025 में कि कौन-कौन से देश हैं वो यूपीआई को मानने लगे, इंडिया के यूपीआई को। तो यहाँ से देखते हैं आगे कहीं पे भी ये, अब जैसे यूपीएससी में पूछा गया है तो आरपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ सकती है, 100% पूछ सकती है। तो किन-किन देशों में, अब कितने देश हो गए ये भी पूछ सकती है। भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रेंच, यूएई हो गया और नाउ कतर, ठीक है। कितने देश हो गए इनको देख सकते हैं। भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई एंड कतर, 7 कंट्रीज एंड अदर भी हैं, बट अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी 2025 में पूछा गया था, तो आगे आरपीएससी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, डिसीजन है किशोर प्रेम सहमति उम्र नवंबर में सुनाई जाएगी। जो नाबालिग का प्रेम है उसकी उम्र के लिए इन्होंने अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सोच रहे हैं इस उम्र को 18 से 16 ईयर्स करने के लिए सोच रहे हैं। तो आगे अगर ये डिसीजन आएगा तो अपने आप में हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रहेगा इसका, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी अपने आप में। नेक्स्ट है, ये तो सबको पता है, अभी एशिया कप चल रहा है, 9 सितंबर से चालू हुआ था, ठीक है। और ये अभी दुबई में हो रहा है एशिया कप। अभी कल की न्यूज़ है कि भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया था, तो ये इतनी सी न्यूज़ है, इसको देख सकते हैं, सबको ये पता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के आदेश का एक्स कॉर्प ने दी चुनौती।
सोशल मीडिया कंटेंट पर नियंत्रण जरूरी। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, कर्नाटक हाई कोर्ट का, तो इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया कंटेंट पर नियंत्रण जरूरी है। अब इसमें दो चीज़ें आती है, हमारे पॉलिटी का आर्टिकल 21 आता है और आर्टिकल 19 आता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये तो आर्टिकल 19 बोलता है, और आर्टिकल 21 बोलता है कि निजता और गरिमा की बनाए रखना, ये हमारा आर्टिकल 21 बोलता है। राइट टू प्राइवेसी, निजता, प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 21 के अंदर आती है। तो यहाँ पे क्या मुद्दा है कि सोशल मीडिया कंटेंट पर नियंत्रण जरूरी है। नियंत्रण क्यों जरूरी है कि सोशल मीडिया पर कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कई भाषणों से, कई हेट स्पीच से चीज़ें चेंज हो जाती हैं और एक नैरेटिव सेट हो जाता है, जिनसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, किसी समुदाय को बुरा लग जाता है, किसी पर्सन को बुरा लग जाता है, उसकी प्राइवेसी भंग हो जाती है, उसको गिल्टी फील होती है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए सोशल मीडिया कंटेंट पर नियंत्रण जरूरी है। कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन है और अच्छा डिसीजन है, ऐसा होना भी चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ आगे कदम उठाने चाहिए, ठीक है। महाकुंभ चल रहा है, उत्सव का मासूम, नवरात्रा चल रहे हैं अभी, तो नवरात्रा में अभी 5 दिवसीय गरबा महोत्सव चालू हो गया है यहाँ पे अपने जयपुर में। ये इसमें इतना ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे की देखते हैं। उत्तराखंड पेपर लीक से युवा आग बबूला, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये अपने यहाँ पे भी चल रही है। तो इसमें यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है कि सीडीएस अनिल चौहान साहब हैं, अनिल चौहान साहब, इनका कार्यकाल 8 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो खबर क्या है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब हैं, उनका कार्यकाल 8 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल हैं। इनसे पहले थे हमारे अ, बिपिन रावत साहब थे। इनका 2021 में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, स्टाफ जनरल थे इनका। बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर 2021 में हेलीकॉप्टर में निधन हो गया था, हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। उसके बाद में जनरल अनिल चौहान साहब सीडीएस बने और इनका कार्यकाल अब 8 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, सरसदूर मिलावट केंद्रीय अध्यक्ष है जो भी है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये निकल के आती है कि आज हमारी राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी मथुरा दौरे पर हैं। और ये किससे आ रही है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ से निकल के आती है कि ये एक महाराजा ट्रेन से निकल के आ रही है, मथुरा और वृंदावन के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। और कौन सी ट्रेन से आ रही है, महाराजा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है। तो ये इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी हाल ही में किस रेल के द्वारा, हमारी देश की प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक कहलाता है, तो वो ट्रेन से, महाराजा एक्सप्रेस से मथुरा और वृंदावन के 1 दिवसीय दौरे पर पधारे। उसके बाद में भीलवाड़ा सीबीआई। नेक्स्ट है खबर, भारतवंशी किरण को टिकटी बुकर के लिए शॉर्ट लिस्ट, बुकर पुरस्कार पूछा जाता है, बुकर पुरस्कार पूछा जाता है। तो क्या है बुकर पुरस्कार की इम्पोर्टेंस, अभी बुकर पुरस्कार 2025 का दिया गया था हमारी बानू मुश्ताक को दिया गया था, और इनको इनकी कृति के लिए दिया गया था। ये हैं कन्नड़ भाषा में केरल से ये रिलेट करती हैं बानू मुश्ताक जी। और इससे रिलेटेड ऑल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, 2024 का दिया गया था हाल ही में, एक कोई 4th ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि 2024 का बुकर पुरस्कार सामंता हार्वे को दिया गया था। उनकी पुस्तक थी एक, सामंता हार्वे की, वो इसके लिए दिया गया था। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, भारतवंशी किरण को की कृति है वो बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किरण की कृति है बुकर पुरस्कार के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो नेक्स्ट खबर के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपनी खबर, विकास के नए शिखर पर राजस्थान है। राजस्थान के लिए क्या, परमाणु, अक्षय ऊर्जा, रेल जुड़ी परियोजना को पार, नरेंद्र मोदी जी आज आ रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है खबर, यहाँ से क्या क्या होने वाला है। अश्विनी माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं, शिलान्यास करेंगे। और 590 मेगावाट की एफडीआरआई परियोजना बीकानेर में करने वाले हैं, सौर ऊर्जा परियोजना का। पावर ग्रिड की 3 परियोजनाओं का करेंगे। और उद्घाटन किनका करने वाले हैं, नौक सौर पार्क का। नौक फलौदी में सौर पार्क बना गया है 925 मेगावाट का, तो इसके लिए उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद में सौर पावर परियोजना होगी, सौर पावर, ये 2-3 परियोजना होगी सौर पावर की, इनका शिलान्यास करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि नौक में सौर पार्क बनाया गया है, कितने मेगावाट का है, 925 मेगावाट का। और एक है 200 मेगावाट का सौर परियोजना बड़नू राजस्थान,
में करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद राजस्थान की विकास योजनाओं के बारे में है, और अभी जो जैसे पशु परिचर में है तो नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहीं से है कि ये हमारा बांसवाड़ा में सेकंड जो परमाणु संयंत्र है उसके शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से निकल के आती है कि 309 निकायों में एक दिन 1 घंटा एक साथ श्रमदान आज किया जाएगा 25 सितंबर को, ठीक है। 25 सितंबर को एक थीम है स्वच्छता ही सेवा 2025 का अभियान चल रहा है, स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान तक एक दिन में 1 घंटा और एक साथ, एक दिन 1 घंटा और एक साथ एक थीम के साथ में श्रमदान किया जाएगा। तो 309 निकायों में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये किस दिन किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर को किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट खबर क्या है इम्पोर्टेंट, यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट खबर नहीं। हाँ, एक है कि ऐसे अवार्ड के रिलेटेड आती है, पवन कुमार भट्ट को राइजिंग भारत समिट में सम्मान किया गया, ठीक है। तो कौन है राइजिंग राइजिंग भारत समिट में, राइजिंग भारत समिट हुई, उसमें पवन कुमार भट्ट को सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट खबर देखते हैं, आज की इम्पोर्टेंट खबर कोई है तो यहाँ पे वैसे इन खबरों का कोई मानसरोवर नारायण विहार में कनेक्टिंग रोड का मामला ये अपने लिए इम्पोर्टेंट खबर नहीं होती इनको नहीं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट खबर आती है, एक ये है, ये स्टैटिक पोर्शन भी हो जाता है, भारत सरकार की न्यूज़ है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, आगे हमारे उनमें भी पूछी जाती है कि इकोनॉमिक सर्वे में भी ये लिख के आती है। यहाँ से अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो 2023 का अगर हम पेपर देखते हैं, RS 2023 प्री 2023 को हम देखते तो ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये हर तरीके के स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। हमारे जो इंडिया है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया में क्या है कि अब भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड नंबर पे आ गया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राजस्थान भारत सेकंड नंबर पे आ गया है। एक गौरवशाली रक्षा निर्यातक बन गया है। पहले हम रसिया से, यूएसए से, फ्रांस से हमारे रक्षा उपकरण आयात करते थे, लेकिन आज इंडिया निर्यातक देश बन गया है, ठीक है। अब भारत 100 से ज़्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक ऐतिहासिक छलांग भी लिया है। 2023-24 में 2.8 से अधिक वाहनों के निर्माण के साथ वाहन उत्पादन तेज़ी से वृद्धि की। 2023-24 में 2.8 करोड़ से अधिक वाहनों के निर्माण वृद्धि की है, जो ऑटो कंपोनेंट उद्योग लगभग दोगुना हो गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑटो के क्षेत्र में सेकंड दोगुना कर दिया है उत्पादन के क्षेत्र में इन्होंने। एक स्वदेशी क्रांति आई, भारत ने गर्व से पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनाई। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि भारत ने पहली स्वदेशी और सेमीकंडक्टर, उसका नाम रखा है विक्रम करके उसका नाम रखा गया है, और उसको चंडीगढ़ लैब के द्वारा बनाया गया था। दुनिया फार्मेसी में यहाँ से आया था 2023 का क्वेश्चन कि फार्मेसी में उस टाइम पे फार्मेसी में इंडिया का क्या योगदान था। अभी है भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा बड़ा दवा उत्पादक बन गया है, ठीक है। तो दवा उत्पादक कितना बन गया, थर्ड नंबर का दवा उत्पादक राज्य कंट्री बन गया है। नवाचार के स्टार्टअप्स हमारे कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं। नवाचार नौकरी चाहने वाले से लेकर नौकरी देने वाले तक भारत में 1.8 लाख स्टार्टअप से 1.8 लाख से कितना बढ़ गया है, 17.6 लाख स्टार्टअप हो गए हैं। और आज एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 108 यूनिकॉर्न का घर है, 108 यूनिकॉर्न। तो अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है, ये 108 यूनिकॉर्न ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि आर एस मेंस में जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट वाला पार्ट है, वहाँ पे यूनिकॉर्न शब्द लिखा है। यूनिकॉर्न क्या होते हैं, तो इसको यूनिकॉर्न को देख सकते हैं कि यूनिकॉर्न आज इंडिया में कितने यूनिकॉर्न हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, ये जो भी आर्टिकल आया है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ें यहाँ से किसी ना किसी पेपर में SI में पूछ सकते हैं, RS और प्री में पूछ सकते हैं, और मेंस में तो इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं कि एक जैसे मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ये तो यहाँ UPSC RPSC हर किसी पेपर में पूछा जा सकता है कि इंडिया ने अभी तक मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक दशक को विस्तृत आलोचनात्मक तरीके से दिखाओ। तो यहाँ पे इन सारे फैक्ट को अपन यूज कर सकते हैं और अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की चीज़ें देखते हैं, आगे कौन सी। अब ये अभी सभी बांध, झीलें लबालब, जयसमंद खाली है। अब ये अवैध खनन और इनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो कौन सी। अब अगर हम देखें तो जयसमंद ये है, तो जयसमंद हमारी पहली प्राकृतिक झील थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन सी क्या चीज़ है, क्या खनन हो रही है। ये भी हमारे यहाँ राजस्थान RS सॉरी राजस्थान जोग्राफी का इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि जैसमंद झील कहाँ पे है, क्या चीज़ है इसका। नेक्स्ट खबर है, हाँ, अब राजस्थान जोग्राफी की खबरें हैं, ये देख सकते हैं। मैं इनको बता रहा हूँ कि राजस्थान जोग्राफी का पोर्शन है धौलपुर टाइगर रिजर्व परियोजना के विरोध में गांव। तो धौलपुर टाइगर, तो ये टाइगर रिजर्व बनाए हमारे राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, 5वां टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पे, करौली और धौलपुर, 2 डिस्ट्रिक्ट में है ये, करौली और धौलपुर में। ये सबसे छोटा है। कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है और सबसे नवीनतम नवीनतम टाइगर रिजर्व है। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 599 पॉइंट समथिंग है कुछ, तो अराउंड 600 वर्ग किलोमीटर के अराउंड इसका एरिया है, और ये सबसे छोटा है, 5वां है। और ये हमारे इंडिया का 54वां टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है, 54वां टाइगर रिजर्व है। तो अभी ये चर्चाओं में है, क्योंकि जैसे टाइगर रिजर्व बन रहे हैं तो वहाँ के गाँवों को विस्थापित कर रहे हैं। ग्रामीण बोल रहे हैं कि हमारा तो जो आजीविका का साधन खेती है, और सीमांत किसान हैं यहाँ पे हमारे धौलपुर करौली एरिया में सीमांत, उनके आजीविका का साधन खेती है। अगर इनको विस्थापित कर रहे हैं तो उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, और दैट इज द रीज़न कि यहाँ पे ये अभी चर्चाओं में है। और हम अपने हिसाब से एग्जाम के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से हम न्यूज़पेपर की चीज़ों को हम सिलेबस के हिसाब से देख सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चाओं में है, जोजड़ी, लूणी और बांडी। जोजड़ी, लूणी और बांडी नदी, ये चर्चाओं में अभी, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक पॉल्यूशन हो रहा है, पानी में प्रदूषण फैल रहा है इन नदियों के वजह से। यही पानी हमारे पीने के लिए यूज हो रहा है, तो इस वजह से अभी ये हाई कोर्ट में इसका मामला पहुंचा, और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये प्रदूषण क्यों फैल रहा है इन सारी चीज़ों के लिए। तो इनको देख सकते हैं, हमारी अभी जोजड़ी, लूनी और बांडी नदी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से निकलती है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है। दोनों ही, लूनी इनकी मेन नदी है जो कि अपने अजमेर से नाग पहाड़ी से निकलती है, और ये इधर गुजरात में जाके विलुप्त हो जाती है। और ये जोजड़ी, जोजड़ी अगर हम देखते हैं तो जोजड़ी एकमात्र लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि दाएं भाग से आती है, और एक तरफ है बांडी नदी जो कि लेफ्ट साइड से आती है। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि हम न्यूज़ पेपर में देख सकते हैं, चुनाव आयोग ने एक माह में 26 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है, 7 दलों का और रद्द होगा। ठीक है, अब ये हमारे पॉलिटी में पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी के क्वेश्चन में हमारे राजनीतिक दल के बारे में लिखा होता है हर किसी पेपर में, RS का, SI का, BDO, पटवारी एंड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में ये जर्नल के लिए पूछा जाता है कि चुनाव आयोग में राजनीतिक दल का क्या इंपॉर्टेंस है और कितने राजनीतिक दल होते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक दल होते हैं और एक राज्य स्तर पे होते हैं, इनके अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, किस तरीके से राष्ट्रीय दल बनते हैं और क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी राजनीतिक दल है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कौन कर सकता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस है तो इसका सॉरी नेशनल कांग्रेस है, इसका रजिस्ट्रेशन रद्द करना है तो कौन करेगा। लाइक ऑप्शन आ जाते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा प्रधानमंत्री, और चौथा आ जाता है चुनाव आयोग। तो इनका रजिस्ट्रेशन रद्द करता है चुनाव आयोग, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन रद्द कौन कर सकता है, चुनाव आयोग कर सकता है। ठीक है, अब ये इकोनॉमी वाला बिजनेस स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और रिलेटेड टू RPSC एग्जामिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना मेरे को लगा। अब स्पोर्ट्स कहा जाता है, 5वीं बार अभिषेक ने
अभिषेक शर्मा जो कि T20 स्पेशलिस्ट हैं, हर फॉर्मेट में खेलने का प्रयास, उनका ओडीआई में भी शायद पदार्पण होने वाला है, तो ये चीज़ देखें। दूसरी तरफ अंडर 19 में वैभव सूर्यवंशी जो कि आईपीएल 2025 में चमके थे, जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे, ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट खबर है खेल मंत्रालय की तरफ से, एशियाई कॉमनवेल्थ में अतिरिक्त स्टाफ पर बैन लगा दिया गया। अच्छा इनिशिएटिव है, ज़्यादा फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो खर्च होते हैं, तो अब इनमें ये है कि बड़े इवेंट में वे ही खिलाड़ी जा सकते हैं जिनकी मेडल जीतने की संभावना हो। यहीं पर प्राइमरी लेवल पे हमारे इंडिया में ही वो टेस्ट कर लिए जाएँ कि हाँ, ये मेडल जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, उनकी संभावना देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, तब उनको आगे भेजा जा सकता है, जैसे कि हम सही जगह हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब इस चीज़ का हमारे अगर इस जो खबर है इसका इम्पोर्टेंस कहाँ हो सकता है, आरएस मेंस में एक टॉपिक है स्पोर्ट्स में, ठीक है? तो स्पोर्ट्स के से रिलेटेड जो थर्ड पेपर है, तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रह सकती है कि आगे हम खेल जो हैं उनको इंडिया में बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये बढ़िया इनिशिएटिव है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको सही जगह लगाएँ, कि हर किसी खिलाड़ी को ना भेजें, उनका टैलेंट पहले चेक किया जाए, जो मेडल जीतने की संभावना है उन्हीं को भेजा जाए, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। और ये है कि ब्रिटिश चैंपियन बॉक्सर की सीख, मौका गंवाने का डर आगे बढ़ने में मदद करता है, मदद करने के पीछे लक्ष्य पीछे की वजह हमेशा याद रखो। ऑब्वियसली ये अच्छा इनका जो कोटेशन है कि हम जो अगर कहीं पे फेल होते हैं या फेलियर होते हैं तो हमें उन फेलियर से कुछ सीखना चाहिए और हमारी जो भी चीज़ें उन पे काम करना चाहिए, जैसे कि आगे हम उन गलतियों से बचें। तो ये खबर क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ से इसका हुआ है कि 44 वर्षीय स्टेटसी कॉपलैंड कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बनी है। तो ये क्या देखते हैं कि कॉमनवेल्थ खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला कौन है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला कौन है? स्टेसी कॉपलैंड ने कॉमनवेल्थ खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बनी है, ठीक है? तो ये अच्छा है। राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ है कि डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह तीसरी बार बनेंगे उदयपुर क्रिकेट के अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह। ये अपॉइंटमेंट राजस्थान के अपॉइंटमेंट्स में पढ़ सकते हैं हम कि डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह तीसरी बार उदयपुर क्रिकेट के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है, ये गरबा की बातें हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट है कि देश विदेश की खबरें हैं इसमें। वेब सीरीज में दिखाया गया ई सिगरेट पर क्यों छिड़ा कानून विवाद। कानूनी विवाद है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड भी है। अभी एक शाहरुख खान साहब के पुत्र हैं आर्यन खान, उनकी एक वेब सीरीज आई है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। बैड्स ऑफ बॉलीवुड अभी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे। अब उसमें एक रणबीर कपूर जैसे आते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक सिगरेट जलाते हुए आते हैं, तो वहाँ पे कोई भी एक टैगलाइन नहीं चलाई गई कि अ, तम्बाकू या वॉटेवर ये चीज़ें डेंजरस हैं हमारी हेल्थ के लिए। जनरली कोई भी मूवी या शूट करते हैं तो वहाँ पे जब इन चीज़ों का एडिट करते हैं तो ये लिख दिया जाता है कि ये दिखाने के लिए की गई है, पीने के लिए नहीं। तो इलेक्ट्रिक सिगरेट के लिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक सिगरेट पर क्यों चढ़ा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक सिगरेट बैन है हमारे इंडिया में, ठीक है? तो इसके लिए क्या कानूनी पेश है? इलेक्ट्रिक सिगरेट उत्पादन, भंडारण और विज्ञापन प्रतिषेध अधिनियम 2019 में बनाया गया है। इसके तहत ई सिगरेट के उत्पादन पे, बिक्री पे, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है? क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट? क्या है? बैटरी से चलने वाला उपकरण है जो ई-लिक्विड को गर्म भाप में बनाता है, गर्म भाप में बनाता है और वो गर्म भाप मुँह के द्वारा हमारे फेफड़े तक जाता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है? हार्मफुल है, वो नुकसान पहुँचा सकता है। युवाओं को लुभाने के लिए कि सिगरेट की लत छुड़ानी है तो इलेक्ट्रिक सिगरेट का यूज़ कर लो, तम्बाकू से बचाओ, लेकिन ये भी हार्मफुल है। इसमें क्या है कि कोई बहुत सारे केमिकल्स हैं वो जाते हैं, तो इसको भारत में बैन कर दिया गया था लत फैलने की वजह से, सेहत के लिए नुकसान है, निकोटीन से जुड़े खतरे सामने आ सकते हैं। दुनिया में क्या-क्या इसके प्रोविज़न हैं? अमेरिका में बिक्री की अनुमति है, लेकिन एफडीए ने सख्त मंजूरी है और 21 साल से अधिक की उम्र सीमा के इसको खरीद सकते हैं, 21 साल से कम के नहीं खरीद सकते। यूरोप में भी कुछ हैं, हमारे इंडिया का दिखते हैं कि सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया में पूरी तरीके से बैन है, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। तो ये एक हेल्थ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इम्पोर्टेंट है, ई सिगरेट पूछा जा सकता है, ई सिगरेट क्या है, ठीक है? जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी 2025 प्री में एक क्वेश्चन आया था कि किन चीज़ों में प्लास्टिक होती है, किन चीज़ों में प्लास्टिक होती है, ठीक है? तो ऑप्शन थे, पहला था टायर, ठीक है? सेकंड था रबर, थर्ड था
बर्ड्स ऑफ सिगरेट, ठीक है, और 4 था नन ऑफ दीज, ठीक है। किन किन चीज़ों में फिर ऑप्शन दिए हुए थे 1 2 3 1 3 4 समथिंग ऐसे। तो इसमें पूछा किन किन में प्लास्टिक होता है। अगर कोई भी सोचेगा तो क्या हाँ ठीक है, टायर में प्लास्टिक हो सकता है, रबर में प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन बर्ड्स ऑफ सिगरेट, सिगरेट का जो बाद का जो फिल्टर होता है वो अगर बचता है तो उसमें सोचते हैं कि उसमें तो क्या कॉटन होगा, कोई प्लास्टिक नहीं हो, बट हाँ बर्ड्स ऑफ सिगरेट में भी प्लास्टिक कंटेंट होता है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जब यूपीएससी पूछते हैं तो आरपीएससी यूपीएससी की तरफ बढ़ रही है तो ये कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं और ये बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। तो यहाँ से ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ई सिगरेट इंपॉर्टेंट है। अब एक नया एक आर्थिक ये न्यूज है, 17 छात्राओं का चैत्यानंद पर यौन शोषण का आरोप, 3 कॉलेज वार्डन भी जांच के घेरे में हैं। ये दिल्ली की खबर है, इसको अभी आने दो तो इसमें पता चलेगा कि क्या क्या प्रोविजन। अभी पहले कुछ कहना ज़्यादा वो नहीं है, इसको आगे जब जैसे आएगा वो देखते हैं। लेह के बारे में बता दिया कि लेह लद्दाख में क्या चीज़ें थी। आज इनकी मीटिंग होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही लेह लद्दाख में आंदोलन छिड़ गया, वही जैन जी सोशल मीडिया का। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जो मेन मुद्दा था, 4 मेन मुद्दे थे अनुसूची वाले, 6 अनुसूची में लाने के लिए, पूर्ण राज्य का दर्जा देने का, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे ये चीज़ देख लेते हैं कि क्रिप्टो क्रिप्टो ठगी के मास्टरमाइंड लविश ने ओमान में बताया ठिकाना। अब ये न्यूज है तो यहाँ से जानना ये जरूरी है क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये पढ़ सकते हैं क्रिप्टो के बारे में आए तो क्रिप्टो करेंसी क्या हो सकती है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ कि आर एस प्री और मेंस में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लिखा है, जो कि हमारे फोर्थ जनरेशन की जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें देखने के लिए हम चीज़ें देखते हैं। तो जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं उनमें अभी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके इनके हिसाब से देख सकते हैं साइंस एंड टेक में क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारे आर एस पी एस आई और इनके सिलेबस में भी ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की जयंती है। उस पर 28 मेगावाट के परमाणु विद्युत परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं इनका अपन देख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ों को कर रहे हैं, और सारी चीज़ देखेंगे क्या क्या परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। कल एक और एक अच्छी न्यूज आएंगी। अब नेक्स्ट न्यूज है कि भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार, भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था, ठीक है, फूड इकोनॉमी के बारे में है यहाँ से। तो ये इकोनॉमी वाला एक न्यूज है। यहाँ से देखते हैं कि ये किसने, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एंड उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये सूचना है। क्या है कि वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, वर्ल्ड फूड इंडिया समिट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे 25 से 28 सितंबर तक। अब ये कहाँ पे हो रही है वर्ल्ड फूड इंडिया से रिलेटेड जो समिट है वो हमारे भारत मंडपम में होगी, भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलती है, और कि वर्ल्ड फूड इंडिया जो है इसका चौथा संस्करण है और ये कहाँ पे आयोजित की जा रही है, हमारे भारत मंडपम नई दिल्ली में की जा रही है, ठीक है। इसका क्या क्या है कि 25 सितंबर से 28 सितंबर तक। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, मुख्य विशेषताएं भी देख लेते हैं कि वैश्विक समागम, अनंत संभावनाएं, क्या क्या अनंत संभावनाएं हो सकती हैं, 1800 अधिक प्रदर्शक आएंगे, 500 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रेता आएंगे, खरीदने वाले की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, 100 देशों की भागीदारी है इसमें, स्वाद, संभावना और साझेदारी, लाइव फूड जोन, इनोवेशन अब, क्रेता विक्रेता बैठक। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। गतिशील इकोसिस्टम के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा फूड है जो इंडिया का वो विदेशों तक फैलेगा, चीज़ें जाएंगी, दुनिया से भारत तक की यात्रा एक ही मंच पर हो जाएगी। 20 प्लस देश के पेविलियन और 25 प्लस राज्यों की भागीदारी है यहाँ पे। तो हम एक साथ में इन सारे देशों को ये सारी चीज़ें दे पाएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट है कि 11 वर्ष की क्या क्या उपलब्धियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में हम देखते हैं कि जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें सकल मूल्य संवर्धन में जीबीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या क्या हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हुआ है, जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हुआ है 2014 से 15 में 1.34 लाख करोड़ से बढ़कर 23-24 में 2.24 लैख हो गया है, ठीक है। तो ये लगभग दुगना हो गया है, एक दशक में, 10 सालों में ये दुगना हो गया है, ठीक है। जी भैया, ठीक है। विश्व पटल पर भारतीय उत्पाद, भारत से प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों का निर्यात निर्यात एक्सपोर्ट के बारे में बात है यहाँ पे। एक्सपोर्ट क्या है 2014-15 में 33,000 करोड़ था,
से बढ़कर 24-25 में ये हो गया है 86,000 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो ये लगभग हो गया है और 2.5 गुना हो गया है। ठीक है, निर्यात हमारा लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है विश्व पटल पर। वैश्विक विश्वास हमारा और सप्लाई चेन हो रही है। वैश्विक विश्वास, वर्ल्ड का जो ट्रस्ट है वो भारत पे बढ़ रहा है। 2014-15 से 2024-25 तक भारत में खाद्य प्रसंस्करण 53,000 करोड़ से अधिक जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आया है एफडीआई के थ्रू, वो कितना आ गया, 53,000 करोड़ का आया है। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। एक दशक की निरंतर सशक्त वृद्धि कितनी हुई है इस क्षेत्र में 2023-24 से औसतन 6.55% वार्षिक दर से वृद्धि को पार करके सतत विकास के उत्कृष्ट उदाहरण दिया है। तो ये पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आर एस जो दे रहे हैं, आर एस प्री में, आर एस मेंस में। ठीक है, आर एस मेंस में तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक अलग से एक चैप्टर दिया हो गया है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो भी चीज़ें उनको 11 वर्ष के लिए अगर हम देखें तो ये इन डेटा के साथ हम आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं। इनमें 4 पॉइंट कौन-कौन से हो गए कि सकल जीडीपी का कितना योगदान है, जीबीए कितना बढ़ गया है, लगभग 2 गुना हो गया है, 1.34 से 2.24 हो गया है। विश्व पटल पर 33,000 करोड़ से 86,000 करोड़, वैश्विक विश्वास 53,000 करोड़ से वैश्विक विश्वास, ये क्या बोलते हैं, एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में जो आ रहा है वो 53,000 करोड़ का है। एक दशमलव निरंतर वृद्धि 6.55 की अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो रही तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर देखते हैं। अब ये पर्यटन से रिलेटेड टूरिज्म हर पेपर में आता है, आरपीएससी के में, यूपीएससी के में। तो हम राजस्थान से रिलेटेड देखें तो आरपीएससी में देखते हैं तो हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवारी, आरएस, ऐसा सब में ये चीज़ है। तो अभी खबर क्या है कि हमारे यहाँ पे जोधपुर में एक अक्षरधाम बना है। ठीक है, तो जोधपुर में अक्षरधाम, तो ये इसको कहा जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट अक्षरधाम है। पहले पहले कहाँ पे, इससे पहले कहाँ-कहाँ पे हैं? हम देखते हैं कि वर्ल्ड फेमस दिल्ली में अक्षरधाम है, उसके बाद में गांधीनगर में अक्षरधाम है, हमारे जयपुर में अक्षरधाम है, अब ये हमारे राजस्थान में जोधपुर में अक्षरधाम बना है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट है वो है हमारे दिल्ली का अक्षरधाम। सेकंड नंबर पे अब है जोधपुर का अक्षरधाम, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट हो गया, थर्ड लार्जेस्ट गांधीनगर गुजरात का है ये चीज़। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर में अभी हाल ही में अक्षरधाम का निर्माण कहाँ, जोधपुर में किया गया है। और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो विशेषताएँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या-क्या हैं। अब ये जहाँ 500 से ज़्यादा शिल्पियों ने 7 साल में जोधपुर का अक्षरधाम बनाया, तो इसमें बहुत सारी इसकी विशेषताएँ, क्या-क्या पत्थर लगा, क्या-क्या चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अक्षरधाम जोधपुर में बना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे कोई खबर देखते हैं कौन सी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन सी खबर इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, ये आगे के लिए हमारे कोई भी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो कि आरएस में, आरएस प्री एंड मेंस का इम्पोर्टेंट है एक चैप्टर, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो कि अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि हिमालय पे क्यों संकट है, इंसानी लोग क्यों दखल दे रहे हैं, उनकी वजह से क्या क्या आपदाएं आ रही हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं। आगे कोई डिसीजन आता है तो अपने आप में हिस्टोरिक डिसीजन होगा। लेट्स सी क्या डिसीजन आता है, अभी के लिए ये है। ये नेक्स्ट न्यूज है भास्कर की। एक्सपर्ट का मत, तनाव खत्म करना मुश्किल पर रोकना संभव। ये अपने आप में इसका आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंस कहाँ पे है इस चीज़ का। मान लो हम बात करते हैं आरएस की, आरएस मेंस में बिहेवियर एक सब्जेक्ट है, तो उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बहुत सारी विधियाँ पढ़ते हैं, तो उन विधियों में अब यहाँ से न्यूज़पेपर से अगर हम कुछ सीखते हैं तो न्यूज़पेपर की हम चीज़ों को भी हम आगे कहीं पे लिख सकते हैं, इन चीज़ों का है। उसके बाद में ये आती है अपने रीट या फिर सेकंड ग्रेड, इनमें मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट आता है, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान से रिलेटेड भी ये चीज़ें हैं, साइकोलॉजी, उनमें भी ये चीज़ें आती हैं। तो क्या ये है कि न्यूयॉर्क की एक खबर है कि इन दिनों पेरेंटिंग पहले से ज़्यादा चुनौती भरी हो गई है। ठीक है, 50% पेरेंट तनावग्रस्त महसूस करते हैं, यह तनाव बच्चों तक पहुंचता है क्योंकि आजकल की हेक्टिक लाइफ हो गई है, जॉब हो गई है हेक्टिक, बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं माता पिता। तो उससे क्या रहेगा कि तनाव खुद में तनाव है और वो तनाव कहाँ बच्चों तक पहुँचता है। बच्चे पेरेंट्स के चेहरे के भाव, आवाज़, टोन, बॉडी लैंग्वेज, तनाव तनाव पहचान लेते हैं। इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशनल कंटेजन। अब जैसे कि अब यहाँ से एक इमोशनल कंटेजन एक टर्म आ गया, आर एस
मेंस 2024 और 25 में ऐसे टर्म्स पूछे गए हैं जो नए-नए टर्म्स हैं कि अब ये बिहेवियर से रिलेटेड टर्म्स है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि इमोशनल कंटेजन क्या होता है, ठीक है? 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इस टर्म को हम लिख सकते हैं और एक आरएस मेंस से रिलेटेड चीज़ों को हम एक सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं कि न्यूज़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। लगातार तनाव का असर बच्चों के व्यवहार, फोकस, क्षमताएँ नियंत्रित करने पे, योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। ये तनाव की सारी चीज़ें हैं कि माता-पिता को जिस तरीके से देखते हैं, उस तरीके से चीज़ें बच्चों तक पहुँचती है। खुद को स्थिर करें, मनोविज्ञान जूलिया फ्रैगरा कहते हैं, तनाव बढ़ने से रोकने के लिए पेरेंट्स को यहाँ और अभी पर फ़ोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम क्या चीज़ें करें, बच्चों को क्या बताना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ है तो हमें खुल के बोलना चाहिए, बातें रखनी चाहिए, उस तरीके से एक बार सोच के फिर चीज़ों को एक्शन लेना चाहिए, उससे सारी चीज़ें एक होती है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में तो यहाँ से ये भी खबर इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक इमोशनल कंटेजन नाम का एक वर्ड है वो निकल के आती है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं आगे कहीं पे, ठीक है। तो नेक्स्ट खबर देखते हैं। अब ये सुर्खियाँ हैं, मुफ्त की रेवड़ियों से हामिद के चिमटे तक, ये आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। मुफ्त की रेवड़ियाँ जो फ्री बीज करके इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ, कि फ्री बीज का मतलब फ्री में जो योजनाएँ चला रखी हैं, जो गवर्नमेंट है जो अपने चुनाव वादों के चुनाव को मैनिफेस्ट करने के लिए नई-नई तरीके की जो योजनाएँ निकालती है, फ्री की योजना, उनसे क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो गवर्नमेंट का जो करंट डेफ़िसिट है वो बढ़ता है। तो बाद में गवर्नमेंट पे ये लायबिलिटी बढ़ जाती है और ये गवर्नमेंट क्यों करती है कई बार चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटती है। तो ये कुछ हद तक चीज़ें ठीक हैं कि वेलफेयर के लिए स्टेट वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं कि गवर्नमेंट कुछ योजनाओं में एक्सपेंडिचर करे। जैसे डीबीटी योजना चला रखी है वो गरीबों के लिए इम्पोर्टेंट है। बट ऑल टाइम जैसे बहुत सारी अनाधुंध जो भी योजना है वो दिक्कत करते हैं और उनसे करप्शन भी बढ़ता है। तो ये आर्टिकल अच्छा है, इसको पढ़ना चाहिए, इससे पता चलेगा कि किस भाजपा गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट किस ने क्या क्या चीज़ें चलाई हैं, किन का क्या मुफ्त की रेवड़ियाँ कहाँ पे क्या क्या टर्म्स यूज हुए हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस है और इनका यूज हम आगे कहीं आर्टिकल किसी निबंध में लिखने को कर सकते हैं कि इनका मुफ्त की रेवड़ियों से क्या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट तो ये हो गया कि हमारा करंट डेफिसिट बढ़ जाएगा जिससे कि गवर्नमेंट पे फिर बाहर आएगा, फिर हमें लायबिलिटी इंक्रीज होंगी गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये सारी पॉलिटिकल है कि खुद के मुफ्त के फ़ायदे के लिए, खुद के चुनावी मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट वित्तीय भार को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ये भी अच्छा है ये, जैसे अभी कोई आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो आरजेएस की प्रिपरेशन के लिए ये अच्छा आर्टिकल है। जल्द न्याय दिलाने के लिए 4 छोटे कदम उठाए जाएँ, कि क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं न्याय दिलाने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है हमारे आगे, जैसे हमारी इंडियन पॉलिटी में भी जो जुडिशरी वाला पोर्शन है, तो जुडिशरी के लिए भी हम सुधार जो ला सकते हैं जुडिशरी में सुधार के लिए, तो ये इस आर्टिकल से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं कि क्या-क्या इसमें सुधार किए गए हैं। तो अब इसमें 4 सुधारों के बारे में बताया गया है, कौन-कौन से सुधार हैं उनको देखते हैं। डेटा और ऐप, ठीक है? तो हम एक डेटा का किस तरीके सटीक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम एक टर्म्स आता है रेफ़रेंस की, हम सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीज़न हैं उनको हम तुरंत डायरेक्ट यूज़ में ले सकते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न में ये इससे रिलेटेड कोई, अब जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसको उसी से रिलेटेड कोई केस अपने हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रेफरेंस मान के उस चीज़ का रेफरेंस यूज कर सकता है। दूसरा ऐप के बारे में बात की, ऐप जैसे सुफास ऐप चालू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो सुफास ऐप के द्वारा तो ये अच्छे कदम है कि जिनसे जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए, इकोनॉमी को सर्कुलर एक इकोनॉमी कहीं पे क्लोज इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे क्लोज इकोनॉमी हो जाती है वहाँ से चीज़ें रुक जाती हैं। तो सर्कुलर पैसा चलता रहना चाहिए, ये है इनका मतलब। जजों की संख्या, प्रॉपर जजों की संख्या होनी चाहिए, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33+1 होनी चाहिए, 34 होनी चाहिए, पर कई बार चीज़ें चेंज होती रहती हैं कि प्रॉपर जज नहीं मिल पाते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट में तो हालाँकि होते हैं, जैसे हाई कोर्ट में नहीं मिलता है। हमारे राजस्थान हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जजों की संख्या 50 है, लेकिन कभी भी 50 जज होते ही नहीं हैं, तो जो डिले होती हैं, चीज़ें डिले होती रहती हैं। दूसरा है कि संसाधन जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं, उनका ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द आता है ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए। ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब होता है ग्राफ के तरीके से समझते हैं कि ये ऑप्टिमाइज़ेशन का एक ग्राफ बनता है कि हमें चीज़ों का एक प्रॉपर सटीक तरीके से ऑप्टिमाइज़ यूज़ करना चाहिए, कि ना कि चीज़ें बिगड़ें और कम कम खर्चे में
ज़्यादा लाभ हो जाए ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके, तो वही रिसोर्सों को हमें उस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो ये आर्टिकल अच्छा है, इसको देख सकते हैं। आगे की खबर को देखते हैं। हाँ, आगे की एक मेन खबर है, एआई से रिलेटेड है, इसका भी इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूँ, कहाँ इसका इम्पोर्टेंस आता है। और जैसे देखते हैं तो मैं आरएस से चालू करते हैं। आरएस प्री और मेंस में टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा गया है, एआई, रोबोटिक्स। एआई जनरली सीधा-सीधा सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन रोबोटिक्स है तो एआई आएगा ही। नेक्स्ट जनरेशन रोबोटिक्स है, नेक्स्ट जनरेशन एआई है। बिग डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं। तो एआई से रिलेटेड अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। देश का पहला राज्य बना है पंजाब, जहाँ कैंसर आँखों के लिए एआई स्क्रीनिंग की जा रही है, ठीक है? कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए आँखों एआई से स्क्रीन करके आँखों के बारे में जान रहे हैं कि हाँ, इनके वो हो सकता है कैंसर या नहीं हो सकता, क्या चीज़ें। तो ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है एआई स्क्रीन करने वाला। कैंसर की जांच करने के लिए एआई स्क्रीनिंग पंजाब में चल रही है, ठीक है? तो यही खबरें हैं आज की। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो रोज़ हम ऐसे रोज़ की खबरें लेके आएंगे अब से। और आपको अच्छा लगे तो इनको खबरों को पढ़िए और डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।